वॉइस बंद करें जिस भी स्टूडेंट की ओपन है। ओके, हम इसमें एंटीनल ग्रीन ग्लैंड का पढ़ रहे थे कि इसमें फ्लूइड जो है वो फिल्टर कर लिया जाएगा एंटीनल ग्लैंड में। ठीक है, हीमोसील से जो है वो एंटीनल ग्लैंड में फिल्टर किया जाएगा। और हीमोलिम्फ जो प्रेशर है जो कि हार्ट से आ रहा है, ये मेन ड्राइविंग फोर्स है फिल्ट्रेशन के लिए। क्या जो फ्लूइड किसने फिल्ट्रेशन करवानी होती है। हम मैरीन क्रस्टेशियंस की बात करते हैं कि इनमें जो नेफ्रीडियल कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, और इसमें जो इसी नेफ्रीडियल कैनाल शॉर्ट होने की वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो उसका जो सेम होती है, आइसोऑस्मोटिक जो होती है वो हीमोलिम्फ के जो है वो सेम होती है। ठीक है, जो उनका हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, सोल्यूटर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं सॉल्यूशन में, तो वो दोनों की सेम होती है, हीमोलिम्फ की भी और जो यूरिन होती है उसकी भी। जी, किसकी आवाज आ रही है? और जबकि हम फ्रेश वाटर में ये बात करते हैं तो फ्रेश वाटर के जो क्रस्टेशियंस होते हैं उसमें नेफ्रीडियल कैनाल जो होती है वो लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू मैरीन क्रस्टेशियंस के। और इस तरह से उसका जो बेसिकली काम होता है, लॉन्ग की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करती है, और ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करने की वजह से वो आयन की ट्रांसपोर्ट में जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, ज़्यादा अलाउ करेगी। इसके अलावा कुछ क्रस्टेशियंस हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास मोलैकोस्टेरिकन्स, उसमें क्रैब्स भी हैं, शिरिन्स भी हैं, पिलबुगल्स भी हैं। तो उनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो नियर द मैक्सिलरी सेगमेंट होते हैं, और इसी मैक्सिलरी सेगमेंट के पास होने की वजह से हम उनको मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। सेम इसी तरह से जैसे हम एंटीनल ग्लैंड्स की बात करते हैं। ठीक है, और इनका भी फंक्शन यही होता है कि फ्लूइड को कलेक्ट करना होता है, कलेक्ट करके विद इन द टिब्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड ऑफ द हीमोसील, हीमोसील से कलेक्ट करके इनको टिब्यूल्स में एंटर करना होता है। और जो यूरिन होती है इस तरह से वो मॉडिफाई करके उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कर ली जाती है, और सिक्रीशन जो है वो यूरिन से रेक्टम के थ्रू जो है वो बाहर रिमूव कर दिया जाता है। आपने इसमें एग्जांपल्स याद रखने के, किस एग्जांपल में किस क्रस्टेशियंस में किस मोलस्क में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट हमने ये देखना है मालीपिजियन ट्यूब्यूल्स। मालीपिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो हमारे पास इंसेक्ट्स जो क्लास है आर्थ्रोपोडा की उसमें ये पाया जाता है, और ये जो गट का रीजन होता है वहाँ पे ये अटैच होती हैं। और इसका बेसिकली ये काम होता है कि ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी करती हैं, पोटाशियम आयंस की। ठीक है, जो हीमोलिम्फ होता है उससे जो जितना भी फ्लूइड होता है वो कलेक्ट करके इन्होंने जो इनकी अपनी जो टिब्यूल्स होती हैं उसमें एंटर कर लिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो हम ये बात करते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीट किया जाता है वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इसने टिब्यूल्स में एंटर करना होता है, फ्लूइड मूव्स थ्रू द माइलिपिजियन टिब्यूल्स, उससे मूव करके सम ऑफ वाटर एंड आयंस आर रिकवर्ड। जैसे जैसे माइलिपिजियन टिब्यूल से मटेरियल जो है वो मूव करता है, उसमें से आयंस और वाटर जो है वो रिकवर करके दोबारा से जो हीमोलिम्फ होती है उसमें एंटर कर दिए जाते हैं। सेम इसी तरह से जैसे ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड में एंटर कर देती हैं, और जो यूरिक एसिड होता है वो पासिस इनटू द गट, गट से होता हुआ वो फिर रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से फिर ये फीसिस को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इंसेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ कंजर्विंग वाटर।
ठीक है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर को कंजर्व कर सकें, और ये इनकी की एडाप्टेशन है। इंसेक्ट्स क्योंकि लैंड पे मौजूद होते हैं, जबकि मोस्टली ये जो वाटर कंजर्विंग की जो कैपेसिटी है, ये मोस्टली जो फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें मौजूद होती है। लेकिन इंसेक्ट्स जो है वो वाहिद लैंड पे पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें के वाटर को कंजर्व करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम कॉक्सल ग्लैंड की बात करते हैं। ये हमारे पास लास्ट ग्लैंड्स हैं, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे डिफरेंट हमने इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये अरेक्निडा जो हमारे पास आर्थ्रोपोडा की क्लास है, जिसमें कि स्पाइडर्स है, स्कॉर्पियंस है, टिक्स और माइट्स, ठीक है, ये उनमें मौजूद होते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स। और ये स्पेरिकल सैक्स होते हैं, ये रिजेंबल करते हैं जो एनिलिडा में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं उनसे। और इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वेस्ट जो होता है वो हीमोसील से कलेक्ट करके इसको जो है वो पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, हम ये बात करते हैं जो कॉक्सा होता है, ये प्रॉक्सिमल सेगमेंट होता है लेग के, जो अपेंडेजेस होते हैं उनके नज़दीक ये पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे हम अपेंडेजेस में बात करते हैं तो ये डिफरेंट जो आर्थ्रोपोडा की क्लास है उनमें डिफरेंट पाए जाते हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और वहाँ पे ये हमारे पास जो सेगमेंट होता है उसमें कॉक्सा हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसकी बिना पे हम ये कहते हैं कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कॉक्सल ग्लैंड्स में आल्सो फंक्शंस इन द रिलीज ऑफ फेरामोन्स। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, सेम इसी तरह से जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सेम इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स में हम बात करते हैं तो इसमें हार्मोन्स रिलीज नहीं किए जाते, इनमें फेरामोन्स रिलीज किए जाते हैं। और फेरामोन्स एक तो ये है कि स्पीशी की डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, कि इस फेरामोन्स को सेंस करते हुए जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं एक ही क्लास की, वो डिटेक्ट कर सकती हैं कि ये हमारी स्पीशी है, और इस तरह से ये इनको रिकग्निशन में हेल्प देते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हमने कुछ अरेक्निडा की स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें के मॉलिपिजियन टिब्यूल्स मौजूद होती हैं। और मॉलिपिजियन टिब्यूल्स का सिर्फ एक्सक्रीशन में ही मेन रोल नहीं होता, इसका ये सिल्क जो प्रोडक्शन होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्थ्रोपोडा की हम इंसेक्ट क्लास की बात करते हैं तो उसमें ये हमारे पास आपको ये इसमें कलर नज़र आ रहे हैं। ये ब्लू जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, रेड पैसिव मूवमेंट के लिए है, और जो येलो है वो हमारे पास है डेफिकेशन के लिए। ये हमारे पास है मिड गट, हाइंड गट और फोर गट। ठीक है, मिड गट में हम ये बात करते हैं, मिड गट के फौरन बाद ही हमारे पास मॉलिपिजन टिब्यूल्स मौजूद होती हैं। और इन्हीं मॉलिपिजन टिब्यूल से जब जितना भी हम मटेरियल की बात करते हैं वो किस तरह से हीमोलिन से कलेक्ट करके मॉलिपिजन टिब्यूल्स में जब एंटर होता है तो इसमें ये वाटर और शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की पैसिव मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, जबकि सोडियम की और पोटाशियम की जब हम बात करते हैं तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो इस तरह से बॉडी से बाहर और अंदर जो एनवायरनमेंट के वो एंटर कर सकते हैं और लीव कर सकते हैं। इसके अलावा जब यूरिक एसिड की हम बात करते हैं तो इस तरह ये यहाँ से मटेरियल होता हुआ हाइंडगट से ये रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद ये जो हमारे पास हमें क्लोई का होल नज़र आ रहा है जिससे हम यहाँ से यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये हमारे पास कॉक्सल ग्लैंड की हम बात करते हैं, ये हमारे पास अरेक्निडा है। और इसमें हमारे पास मिड गट है, फोर गट है और हाइंड गट है। ठीक है, फोर गट में हम ये बात करते हैं कि इसकी जो है वो कॉक्सल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, नियर द कॉक्सा। उसके अलावा इसमें ये हमारे पास इनस है, आउटसाइड द बॉडी जो है वो वेस्ट को रिमूव करने के लिए। ये हमारे पास मॉलिपिजन टिब्यूल्स हैं, ये मौजूद हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं मूवमेंट में।
इसमें यह देखें कि किस तरह से ये एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो हेल्प करेंगे म्यूकस की और अदर जो है वो स्लाइवल उसकी सिक्रीशंस में, और किस तरह से ये डायलेट करवाएंगे उसकी वेंट्रल और डोर्सल उसकी डायलेशन होती है वेसल्स की। और इसके अलावा यहाँ पे ये कॉक्सल ग्लैंड के साथ साथ मसल्स भी मौजूद होते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि इनसाइड और आउट जो होती हैं उसको फिल्ट्रेट करने में हेल्प करती हैं। फिल्ट्रेशन में हम ये बात करते हैं कि मोस्टली जो स्मॉल आइंस होते हैं जिनका साइज होता है वो स्मॉल होता है वो इजीली पास कर जाते हैं, लेकिन जिनका साइज जो है वो लार्ज होता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स होगी तो वो एंटर नहीं हो सकती, ठीक है, वो फिल्ट्रेट में ही मौजूद रहेंगे। यहाँ तक आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन वर्टिब्रेट्स में थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछना, वरना फिर मैं नेक्स्ट चलूँ। सबको नो मैम कोई। ओके। नेक्स्ट हमने अब वर्टिब्रेट्स में बात करनी है ऑस्मो रेगुलेशन की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम किडनी में नेफ्रॉन की बात करते हैं तो उसमें हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन का, रीअब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का, ठीक है। इसमें हमने फिल्ट्रेशन में ये पढ़ना है कि इसका बेसिकली ये काम होता है कि ब्लड जैसे ही पास करेगा फिल्टर से, तो उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और अदर लार्ज सोल्यूट्स जिनका साइज लार्ज होता है स्मॉल नहीं होता है, वो वहाँ से पास नहीं कर सकते, लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आइंस और यूरिया होते हैं वो इजीली पास कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर से। जबकि हम रीअब्जॉर्प्शन में ये बात करते हैं कि ऐसे आयंस जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको सिलेक्टिवली जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में फिल्ट्रेट से। इसके अलावा सिक्रीशन की जब हम बात करते हैं कि जब फिल्ट्रेशन भी होगी है, रीअब्जॉर्प्शन भी होगी है, तो रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बाकी क्या मटेरियल बच जाता है, जो कि जिससे मटेरियल जो है वो और एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, उसको जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट किडनी की हम बात करते हैं तो इसमें हमने सेम इसी तरह से जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले स्टेप लेते हैं फाइलम पोरीफेरा का पढ़ते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे फाइलम्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये स्टेप्स जो है ये जो फाइलम है ये इनके जो नंबर्स हैं ये इसी की बिना पे जिस तरह से इनमें एवोल्यूशन स्टार्टिंग में हम ये पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स में कि उनमें जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, ना उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम था, ना उनमें रेस्पिरेशन थी, जस्ट स्किन के थ्रू होती थी। नेक्स्ट जब हम एवोल्यूशन जैसे जैसे होती जाती है इनवर्टिब्रेट्स में, तो ये जो सिस्टम्स होते हैं ये बारीक डेवलप हो जाते हैं। सेम इसी तरह से जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो फिशेस में इतनी जो है वो वेल डेवलप मौजूद नहीं होती, जैसे जैसे फिशेस जो है वो बोनी फिशेस से कार्टिलेजिनस से हैग फिशेस में जाती हैं तो इनमें डेवलपर जो है वो वेल डेवलप होते हैं। और सेम इसी तरह से जब हम वर्टिब्रेट्स में ये देखते हैं कि फिशेस के बाद है एम्फीबियंस और एम्फीबियंस के बाद है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल जो हमारे पास हैं वो सबसे वेल डेवलप वर्टिब्रेट्स हैं एज कम्पेयर टू फिशेस के, ठीक है। सेम इसी तरह से ये जो एवोल्यूशन होती है ये इनमें स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो है वो चेंज होते जाते हैं। और हम किडनीज की बात करते हैं तो 3 तरह के जो किडनीज हैं वो वर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं, उसमें हमारे पास नेफ्रोज हैं और मीजो और मेटानेफ्रोज। स्टार्टिंग में जो अर्लियर हमारे पास एम्ब्रियोज जो थे वर्टिब्रेट्स के, उसमें हम ये कहते थे कि उनमें प्रोनेफ्रोज मौजूद होते थे, और इनका बेसिकली ये काम होता था कि ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करना। ये मोस्टली तौर पे जब हम प्रोनेफ्रोज की बात करते हैं, ये टेडपोल जो कि एक कंप्लीट लार्वा नहीं होता, इसके अलावा अदर एम्फीबियंस जो लार्वा होते हैं उनमें मौजूद होते थे, और हैग फिशेज हैं उनमें पाए जाते थे, ठीक है। ये एज ए किडनी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते थे। और जैसे जैसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एमनियोट्स की बात करते हैं तो एमनियोट्स में ये होता है कि उनमें 4 जो है वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं। जब हम एक जो जाइगोट होता है, जाइगोट ने एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना होता है,
फिर वो लार्वल जो स्टेजेस उसमें आती हैं, तो उसमें ये होता है कि जो एमनियोट्स होते हैं, एमनियोट्स में हम 3 डिस्कस करते हैं, एक है रेप्टाइल्स और दूसरा है बर्ड्स और थर्ड पे हम कहते हैं मैमल्स। ये हमारे पास तीनों जो हैं वर्टिब्रेट्स, ये हमारे पास आ जाते हैं एमनियोट्स में, ठीक है। इनमें जो हम किडनी की बात करेंगे कि वो इस तरह से इनमें डेवलपमेंट होगी, इनमें जो मीजोनेफ्रोज किडनी होगा वो चेंज हो जाएगा मेटानेफ्रोज में, ठीक है। जबकि हम मीजोनेफ्रोज की जब हम बात करते हैं तो ये जो अडल्ट फिशेज और एम्फीबियंस हैं ये उनमें मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोनेफ्रोज आए, फिर उसके बाद मीजोनेफ्रोज आए और थर्ड पे हमारे पास मेटानेफ्रोज आए। जो प्रोनेफ्रोज थे वो अर्लियर जो एम्ब्रियोज थे वर्टिब्रेट्स थे उनमें मौजूद होते थे, ठीक है। उसमें हमारे पास हैग फिशेज हैं और एम्फीबियन के जो टेडपोल्स और लार्वा। मीजोनेफ्रोज की हम ये बात करते हैं कि जो एडल्ट फिशेज हैं और जो एडल्ट एम्फीबियंस हैं ये उनमें मौजूद होते थे, ठीक है। नेक्स्ट जब हम मेटानेफ्रोज की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो एडल्ट हैं ये उनमें पाए जाते हैं। ये बेसिकली ये तीनों जो है ये डिफरेंट क्यों हुए और इनकी एवोल्यूशन जो है वो क्यों हुई, वो इनके जो ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं वो डिफर होते थे। जब हम प्रोनेफ्रोज की बात करते हैं तो उनमें इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती थी और एज कंपेयर टू मीजो और नेफ्रोज मेटानेफ्रोज किडनी के। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस कि किस तरह से यूरिया और को रिटेन करती हैं और पंप करती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को आउटसाइड द बॉडी। कार्टिलेजिनस फिशेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं शार्क्स और इसके अलावा रेस। हमने इसमें पहले ही डिस्कस किया कि इनमें जो किडनीज होते हैं वो मीजो नेफ्रिक किडनी होते हैं और इसमें मीजोनेफ्रिक किडनी में ये होता है कि ये सॉल्व करते हैं ऑस्मोटिक प्रॉब्लम को हर तरह से, कि किसी भी तरह से अगर ऑस्मोटिक की प्रॉब्लम होती है, सोल्यूट और सॉल्यूशन की सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी होती है तो ये उसको जो है वो मैनेज करने की एबिलिटी रखती हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू बोनी फिशेज हमारे पास अर्लियर फिशेज है इसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती। और इसके अलावा ये जो आयंस को पंप किस तरह से कर सकती हैं आउटसाइड द बॉडी, इसमें ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, ये सिक्रीट करती हैं हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl का, ठीक है। और इस तरह से ये जो NaCl का सॉल्यूशन होता है ये जो आयंस होते हैं उसको जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो पंप कर सकती हैं। और ये वाटर लॉस को किस तरह से रिड्यूस करते हैं, इनमें दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हम एक कहते हैं यूरिया और दूसरा कहते हैं TMAO, जिसको हम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं। इनका बेसिकली ये काम होता है कि जो ऑस्मोलैरिटी होती है जिसको कि हम ऑस्मोटिक प्रॉब्लम कह रहे थे उसको ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन्होंने जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसकी जो है वो ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन करनी होती है, इक्वल करनी होती है, या फिर जो सी वाटर होता है उसके हायर करनी होती है। उससे कम नहीं रखते तो बाद में फिर ये कि उनके लिए अपने लिए मुश्किलात पेश आ जाती हैं। यूरिया का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं और एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स को ये डीनेचर कर देते हैं और एंजाइम्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं उनको ये इनहिबिट कर लेते हैं। जब यूरिया एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा तो वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके ऑपोजिट में जब हम बात ये करते हैं कि TMA जो O है ये स्टेबलाइज करेगा प्रोटीन्स की जो डीनेचुरेशन है वो नहीं करवाएगा, प्रोटीन को एक जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका स्टेबल रखेगा, ठीक है। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इनका बेसिकली काम होता है कि जो एंजाइम जो कि यूरिया इनहिबिट कर रहा है उसको ये एक्टिवेट करवाते हैं। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क जो है परफॉर्म करके जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। और इसको जो ये जो रेसिप्रोकल जो इनका एक्शन होता है इसको हम कहते हैं काउंटर एक्टिंग ऑस्मोलाइट ट्रेजेडी। इसके अलावा नंबर ऑफ अदर फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स हैव evolved same mechanism and employ pairs of contracting
osmolytes to raise the osmotic pressure of their body fluids. ठीक है, हमने बात की थी कार्टिलेजिनस फिशेस की। इसके अलावा जो और फिशेस हैं उनमें भी ये जो मैकेनिज्म है मौजूद होता है ताकि वो अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं जिनको हम टीलोस्टोल्स भी कहते हैं, मस्ट की वाटर आउट एंड रिटेन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें सेम जो है कार्टिलेजिनस फिशेस के अपोजिट होता है, उसमें जो है वो यूरिया को रिटेन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर जो है वो एक्सपेल करते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर जो टीलोस्टोल्स है इनका ये बेसिकली ये काम होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको इन्होंने रिटेन करना होता है और वाटर जो होता है उसको जो है वो बाहर रिमूव करना होता है। बाहर क्यों रिमूव करना होता है? क्योंकि ये फ्रेश वाटर जो है वो उसमें एक्सेस में रहते हैं। जो टीलोस्टोल फिशेज हैं ये हमारे पास जो वेल डेवलप फिशेज हैं ये उनमें आती हैं और इनका जो किडनी होता है वो मीजोनेफ्रिक होता है। ठीक है, और इनकी जो बॉडी फ्लूइड्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज आर हाइपर ऑस्मोटिक रिलेटिव टू द फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर से जो इनका ऑस्मोटिक की रिलेशन की बात करते हैं उसमें जो है वो सेम होता है, लेकिन इसमें जो है वो डिफरेंट होता है, वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है। और इस तरह से इनका बेसिकली ये काम होता है कि जो वाटर होता है वो फिशेस की बॉडी के इनसाइड जो है वो एंटर हो सके और वो एक्सेसिव जो हाइड्रेशन जो है वो कॉज करेगा। ठीक है, एक्सेसिव हाइड्रेशन वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और एट द सेम टाइम जो बॉडी आयंस होंगे वो आउटसाइड द वाटर जो है वो बॉडी से बाहर मूव करके वाटर में रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, वाटर में एंटर हो जाएंगे जिस वाटर में ये रह रही होंगी। और इस तरह से टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रेश वाटर फिशेज यूजुअली डोंट ड्रिंक मच वाटर। और जिस तरह से ये वाटर जो होता है जिस इन्वायरमेंट में ये रह रही होती हैं वही वाटर इनकी बॉडी के जो है वो अंदर जाने की वजह से ये ज़्यादातर जो है वो फिशेज जो है वो वाटर को ड्रिंक नहीं करती। और देयर बॉडीज आर कोटेड विद द म्यूकस। इनकी जो बॉडी होती है वो म्यूकस के साथ कोट की जाती है, जो कि वाटर की मूवमेंट को जो है वो इनवर्ड जो है अट्रैक्ट करती है। दे एब्जॉर्ब सॉल्ट्स एंड आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस देयर गिल्स। अगर इनको जो एक्सेस आयंस की हम बात करते हैं वो तो बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन अगर इनको ज़रूरत होती है सॉल्ट्स की या आयंस की, अगर इनको चाहिए होती हैं वाटर के साथ साथ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अक्रॉस द गिल्स जो इनमें मौजूद होते हैं उनसे ये इनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और इस तरह से ये जो यूरिन एक्सक्रीट करती हैं वो डाइल्यूट होती है। डाइल्यूट इसलिए होती है क्योंकि इनमें लार्ज क्वांटिटी जो है वो वाटर की इनसाइड द बॉडी मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो यूरिन की एक्सक्रीशन होती है वो डाइल्यूट होती है। यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया? जी मैम, आगे समझ। ओके, बाकी ये मैरीन का पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी इसके साथ ही है। नेक्स्ट हम मैरीन फिशेस की बात करते हैं। तो मैरीन फिशेस में हमने फ्रेश वाटर फिशेस का पढ़ा, तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। आलो मोस्ट ग्रुप, ये देखें अब आ रहा है हमारे पास, क्लास एंड होने वाली है। मोस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रोबेबली इवॉल्व इन द सी। ठीक है, ज़्यादातर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वो सी में ही इवॉल्व किए गए। उसमें हमारे पास जो बोनी फिशेज हैं वो मैरीन में रहने वाली हैं, और ये फ्रेश वाटर इंसेस्टर से जो है वो इवॉल्व की गई। मैरीन फिशेज फेस अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है, इनमें इतनी प्रॉब्लम है कि ये वाटर बैलेंस को फेस करते हैं क्योंकि जो इनके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो हाइपोऑस्मोटिक होते हैं। ठीक है, हाइपोऑस्मोटिक क्यों होंगे? हाइपोऑस्मोटिक की इसलिए बात की गई है कि विद रिस्पेक्ट टू द सी वाटर। ठीक है, जब उसमें हम फ्रेश वाटर में हम ये बात करते हैं कि हाइपर ऑस्मोटिक, तो हम वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। लेकिन जब हम बोनी फिशेस की, मैरीन फिशेस की बात करते हैं तो हम उसमें जो हाइपर ऑस्मोटिक की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सी वाटर बात करते हैं। ठीक है, वाटर्स टेंड टू लीव देयर बॉडीज। इनमें जो है वो सी वाटर में रहने की वजह से जब ये
उन पे फीड करती हैं, वाटर को जब एंटर करती हैं अपनी बॉडी में जो उनके जाता है, तो उसमें ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि जो मैरीन वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। मैरीन फिशेस ड्रिंक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सी वाटर। जब वो उसको लार्ज क्वांटिटी सी वाटर की जो है वो ड्रिंक करेंगी, तो उनमें जो है वो आयंस जो है वो ज़्यादा एंटर हो जाएंगे, और यही जो आयंस हैं ये गिल्स के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाएंगे। इसके अलावा जो इनकी किडनीज होती हैं, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, और ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे आयंस को सी वाटर में। ठीक है, इसमें हमारे पास जो आयंस मौजूद होते हैं, उसमें हमने सोडियम की और पोटाशियम की बात की थी मैरीन में। ठीक है, कि वो एंटर हो गए बॉडी में, लेकिन यहाँ पे हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं कि सोडियम, क्लोरीन और पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट होंगे सी वाटर में। ठीक है, और इसके ऑपोजिट में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और इसके अलावा जो फॉस्फेट के आयंस होंगे, वो बॉडी से जो बाहर है वो मूव करेंगे। ठीक है, जबकि सोडियम, क्लोरीन और पोटाशियम जो है वो एंटर होंगे बॉडी में। और इस तरह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होगा उसमें एंटर हो जाएंगे, और एंटर होने के बाद नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स होंगी उसमें, और फिर उसके बाद जो यूरिन है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी, जिसको हम कंसनट्रेटेड यूरिन कहते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस और इसके अलावा मैरीन फिशेस, दोनों में आपने डिफरेंस मिक्स नहीं करना। फ्रेश वाटर जो फिशेस होंगी वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि जो वो वाटर जो है वो ज़्यादा से फ्रेश वाटर में रहने की वजह से ज़्यादा वाटर उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है, और वही जो वाटर ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा वाटर ड्रिंक नहीं करती, उनको पीने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जो एक्सेस वाटर आयंस होते हैं उनकी बॉडी में, उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, वो बॉडी से बाहर जो है वो मूव कर जाते हैं गिल्स के थ्रू। लेकिन इसके ऑपोजिट में जब हम मैरीन फिशेस की बात करते हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में जो यूरिन होती है वो कंसनट्रेटेड होती है। कंसनट्रेटेड इसलिए होती है क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन में उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैल्शियम के भी होते हैं, सल्फर के भी होते हैं, पोटाशियम के भी होते हैं। और जो सी वाटर उनकी बॉडी में एंटर होता है उसमें जो सॉल्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं, वो ज़्यादातर सोडियम है, क्लोराइड है, हाँ सोडियम, क्लोरीन और पोटाशियम। ठीक है, ये तीन आयंस उनकी बॉडी में मौजूद होते हैं। मिक्स नहीं करना आपने। नेक्स्ट ये इसकी मैं आपको डायग्राम भी अब दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें ये हमारे पास है फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, इसमें हमने ये बात की थी कि इसमें हाइपर जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, या इसको हम हाइपरटोनिक ब्लड भी कह सकते हैं। ये देखें, ये फिश जो है ये फ्रेश वाटर में रह रही है। ठीक है, इसमें ये फूड और वाटर दोनों पे डिपेंड करती है। ये किडनीज हैं और इसमें ये सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे जैसे ये वाटर जो है वो एंटर कर रही है, हमारे पास जो है वो गिल्स हैं। यहाँ पे गिल्स मौजूद होते हैं जो कि सॉल्ट्स की डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो आउटसाइड द बॉडी जो है वो यूरिन जो है वो एक्सपेल होगी, वो हमारे पास डाइल्यूट यूरिन होगी, उसमें लार्ज वॉल्यूम में जो है वो वाटर मौजूद होगा। जबकि इसके ऑपोजिट में जब हम ये बात करते हैं कि मैरीन फिशेस की, तो इनका जो ब्लड होता है वो हाइपोटोनिक होता है। इस तरह से ये फूड पे ही डिपेंड नहीं करती। सी वाटर है वो भी इनकी बॉडी पीने के लिए जब ये पानी यूज़ करती है, तो वो सी वाटर, और इसकी वजह से वाटर के साथ साथ जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी इनकी बॉडी में मूव कर जाते हैं। और इस तरह से जो किडनी से ज़्यादा जो वॉल्यूम जो है वो यूरिन का एक्सपेल होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयंस होते हैं, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको ये कहते हैं कि ये आइसोऑस्मोटिक यूरिन है, या कंसनट्रेटेड यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सॉल्ट्स हैं जो बाहर रिमूव हो रहे हैं वो मैग्नीशियम,
सल्फेट के हैं, कैल्शियम के हैं और फॉस्फेट के हैं। ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स नहीं करनी। और इसमें दूसरी ये बात है कि जो इसमें नेफ्रोज और उसमें नेफ्रोज मौजूद होंगे, इसमें एक ग्लैमुलर होगा, ठीक है, जिसमें फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसीजर मौजूद नहीं होगा, ठीक है, जबकि नेफ्रॉन जो इसमें मौजूद होता है फ्रेश वाटर स्पीशीज में, फिशेज में, तो उसमें जो है वो ग्लैमुलर जो पार्ट होता है वो मौजूद होता है। उसका बेसिकली जो मेन फंक्शन होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अब कोई समझ या कोई बात रह गई हो जो ना आई हो तो वो आप पूछ लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इसको कंप्लीट करेंगे। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, सब स्टूडेंट को क्लियर हो गया? ओके, अपने से मैंने काफ़ी ट्राई की है, क्योंकि इसमें थोड़ी हर स्टूडेंट को ही कंफ्यूजन होती है कि इसमें किस तरह से वो हाइपर और हाइपो है फ्रेश वाटर में वो डिल्यूशन का। नेक्स्ट ये जो मैंने आपको कॉपी का बताया है प्रैक्टिकल नोटबुक का, तो इसमें आपने ये जो डायाग्राम्स हैं ये आपने ऐसे ही ड्रा करनी है, ठीक है। बाकी सेम इस तरह से फ्रेश वाटर फिशेस होगी या मैरीन फिशेस होगी तो आपने हेडिंग दे देनी है। जो वो हेडिंग देनी है वो आप उससे मार्कर, उसमें बॉल पेन या पेन जो आप यूज़ करते हैं पॉइंटर, वो कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल का जहाँ पे आपने डायग्राम ड्रा करनी होगी वहाँ पे आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। उसमें आपने कलरिंग बिल्कुल नहीं करनी, और उसके अलावा वहाँ पे प्रिंटिंग की एक भी जो है वो आपकी डायग्राम नहीं होनी चाहिए, वरना फिर मुझे मत कहिएगा। बाकी मैं आपको वो जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं आपको क्लास में शेयर कर देती हूँ। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर न्यू स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।